गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। आइए आज एक नया हम जो है क्लास यानी कि 9th की जो है हिस्ट्री चैप्टर हमारा जो खंड 1 होगा उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारा जो पहला हमारा हिस्ट्री का वो जो अध्याय है वो है घटनाएं और प्रक्रियाएं। इस पे हम बात करेंगे और इनके विभिन्न चरणों को हम देखेंगे। विभिन्न जो भी इनके हमारे इनके सारांश हैं उनको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले घटनाएं और प्रक्रियाएं। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नात्सीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन तक द्योतक था। सब के एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों में कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। अध्याय 2 में आप पढ़ेंगे। आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उन नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस II को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति के समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों, उनके सामने आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम को दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के लिए ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। अध्याय 3 में आप पढ़ेंगे। आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नात्सीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नात्सी जर्मनी में औरतों व बच्चों की दशा और स्कूलों व यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में आपको पता चलेगा कि नात्सीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नात्सीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ घटनाओं, सत्ता के पैशाचिक चाह और हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल दहला
देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में भी कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नात्सीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फूलने फलने की कहानी भर नहीं है, यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। आइए, जैसा कि हमने आपको बताया कि अध्याय 1 में हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह भी थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 700 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय लिया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बस्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बस्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बस्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों के बीच बेच दिए गए जो इस धनवंश को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? चित्र 1 में आप देख सकते हैं बस्तिल का ध्वंस। बस्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। 1. 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उनकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वासराइल्स के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थे। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गए, पर यह कदम भी नाकाफी था।
18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बांटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जन साधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। आइए चित्र 2 को देख लेते हैं। स्टेट्स का समाज। ध्यान दें कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब भी हैं। ये हमारा प्रथम स्टेट हुआ, पादरी वर्ग कहलाते हैं प्रथम स्टेट, और द्वितीय स्टेट हमारा कुलीन वर्ग कहलाता है। और जो तृतीय स्टेट है, यहाँ बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि हैं। किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते हैं इसमें। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मा प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों को से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा, यानी कि टाइथ, धार्मिक कर होता है एक, के रूप में वसूलता था। ऊपर के तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाने ही होता था। इन करों में टाइल यानी प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसे रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। यहाँ नए शब्द आए हैं। लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट, क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइड, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। आप इस छोटे छोटे जो हमारे तथ्य इनको समझ गए होंगे। क्रियाकलाप है एक। बताइए कि चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकरे और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया है। चित्र 3 में आप मकरा और मक्खी का एक अनाम उत्कीर्ण चित्र आप देख सकते हैं। कुलीन व्यक्ति मकरा है और किसान मक्खी। शैतान को जितना दो उनका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं इसमें। वन 1.1 जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश
लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चोरी होती गई। स्थितियां तब तक बदतर हो गई जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। नए शब्द जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है। 1.2 जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होते हैं। चित्र 4 जीविका संकट का चक्र आप यहाँ देख सकते हैं। खराब फसल, अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। आपको ये जो बॉक्स दिख रहे हैं, इस बॉक्स में आपको ये जितने सारे आप देख रहे हैं खाली है, वो आपको क्रियाकलाप में दिए गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से ही शब्द चुनकर चित्र 4 के रिक्त स्थानों को भरें। खाद, दंगे, अन्नाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि, खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत और कमजोर शरीर। आपको इन सभी जो हमारे खाली बॉक्स हैं इनमें भरना है। कोशिश करें, जरूर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 1.3 उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारिया व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इस सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जनगणना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समाज नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक या जियां जॉक रूसे जैसे दर्शकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध का आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द रिप्स रिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दर्शकों ने इन विचारों पर काफ़ी हौसों व सैलान की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुई करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उसे समझ सके। इसी समय लुईस 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। स्रोत को प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का विस्तांत।
इसे हमें ध्यान से पढ़ना होगा। आइए, एक में है, आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति के में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को लिखा। मैं प्लेसस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिली असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदे भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए थे। 2. आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उनकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वाले को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति में बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की करार सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे को गला रेत दिया जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। तो ये हमें स्रोत में देखने को मिला। स्रोत को का है, ये क्रियाकलाप करना है हमें। यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गुलामों से उनका क्या आशय है, वह किसकी आलोचना कर रहे हैं। सन 1787 में उन्हें किसान खतरों का आभास होता है। 2. क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट की यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 15 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वायसराय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। माफ कीजिएगा, वर्साय के एक नए आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों व कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने हाथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल ने नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों
ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रस्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को नए प्रतिनिधि वार्साय ने इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाली संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह समानती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय से जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिया। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को जानते हैं। 1774 लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। 1789 स्टेट्स जनरल का आंदोलन तृतीय स्टेट जनरल असेंबली का गठन करता है। बस्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 1793 फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है और जैकोबिन गणराज्य का पतन, फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है, यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है और 1815 वाटरलू में नेपोलियन की हार होती है। ये क्रियाकलाप में देखते हैं। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष बेयली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप मानते हैं कि उस समय बेयली निर्वाचित प्रतिनिधियों की ओर से पीठ करके खड़ा रहा होगा? बेयली को इस तरह दर्शाने, यानी कि चित्र 5 में जो आप देख रहे हैं कि पीछे डेविड का क्या इरादा प्रतीत होता है, इस क्रियाकलाप में आपको करना है। यही वो चित्र 5 है जहां टेनिस कोर्ट में शपथ लिए जा रहे हैं और एक विशाल पेंटिंग के लिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। यह उस समय की यह तस्वीर है, आप देख सकते हैं। सारे प्रश्न के उत्तर आपको इसी तस्वीर में मिलेंगे और आपको इसे समझना है। आपको चाहे जितना भी समय लग जाए, आपको इस तस्वीर को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में सारे उत्तर छुपे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन हो रहा था। करारे की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छूती रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी के दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई सी औरतें की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बस्तिल पर धावा बोलकर उसे निस्ताव
नाबुक कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुलाए लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अन्य भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली समांतर व्यवस्था में उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। चित्र 6 में आप देख सकते हैं भय की लहर का प्रसार। मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए हैं। आप यह चित्र को देख सकते हैं। जो यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हैं हरे रंग का दिख रहा है वह भय की लहर से अप्रभावित इलाके हैं और जो थोड़े ऑरेंज कलर के हैं 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र। और ये जो आप देख सकते हैं ये चिन्ह है प्रमुख भगदड़ से बाहरी हिस्से। और ये जो आप तीर वाले निशान देख सकते हैं भय की लहर का विस्तार। तो इस तरह से वहाँ जो है सारे काम हो रहे थे। उस समय जो क्रियाकलाप थी वो इस तरह से हो रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं। 2.1 फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थानों, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 में दिखता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। आइए इस चित्र में साथ में हम देखते हैं। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर न्यायपालिका को अलग रखा गया है, कार्यपालिका को अलग रखा गया है और विधायिका को अलग रखा गया है। इस तीनों को एक जो आप कह सकते हैं सर्कुलर में जोड़ दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देखिए कार्यपालिका में सम्राट एवं मंत्री होते थे। अब ये सम्राट ने एक क्या किया, नेशनल असेंबली बनाया जिसमें 1745 सदस्य हैं। और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं विधायिका जो कि इन्हें कहा गया। ठीक है। अब नेशनल असेंबली जो 745 सदस्य हैं ये नियंत्रण करते थे किसे, सम्राट को। और ये इसका नियंत्रण मंत्री पर भी था, यानी कि सम्राट और मंत्री दोनों पे नियंत्रण था इनका। इनके द्वारा ही ये चुने जाते थे, आप इस तरह से कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या से लगभग 40 लाख लोग, आप कह सकते हैं 40 लाख लोग, जिसमें यहाँ निर्वाचक 50,000 पुरुष आप यहाँ देख सकते हैं थे। इसमें निष्क्रिय भी थे, निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों एवं 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट करने वाली बात यहाँ है। और इस तरह से वोट जो है न्यायाधीश को भी मिलती थी और वोट इस तरह से निर्वाचक विधायिका को मिलती थी और इस तरह से वो चुने जाते थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे समझना। आप इसे चित्र को देखें, समझें और सीखें कि ये कैसे उस समय जो है हमारा
चलता था राज्य व्यवस्था। तो चलिए, चित्र 7 में हमने देखा 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था। सन 1791 के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एवं निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक, जिसे मत देने का अधिकार था, का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। चित्र 8 में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का 1790 में ले बार्बिए द्वारा बनाया गया चित्र है। ये दाएं ओर की आकृति फ्रांस को और बाएं ओर की आकृति की कानून को निरूपति करती है। आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये है वो चित्र। स्रोत गौ में क्या है? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। पहला, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। दूसरा, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति ना मिली हो। चौथा, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदायक ना हो। पांचवा, समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। छठा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान है। सातवां, कानून संबद्ध प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है और ना ही गिरफ्तार अथवा जबरदस्त किया जा सकता है। 11वां, प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छपने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुष्प्रयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। 12वां, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अपरिहार्य है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। 17वां, चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो। ऐसे मामले में अग्रिम मुआवजा जरूर देना जाना चाहिए। तो यह हमारी पुरुष एवं नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र स्रोत गो का है। स्रोत खो में क्या है? क्रांतिकारी पत्रकार जिया पोल मराह यानी कि ने अपने अखबार लामी द पपल जनता का मित्र ने नेशनल असेंबली द्वारा किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी। जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती है। यह इस बात पर अकट्य प्रमाण है कि धनाढ़ वर्ग कानून को कैसे प्रभावित करता है। फिर भी यह कानून तभी तक चलेंगे जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतार फेंका है, एक दिन वही हस्र अमीरों का भी करेंगे। समाचार पत्र लामी द पपल से उद्धत।
आइए यहाँ एक बॉक्स 1 है, उसमें हम राजनीतिक प्रतीकों के मायने के बारे में पढ़ते हैं। इसमें तमाम चित्र दिए गए हैं और तमाम चित्र के जो एक समझ है उसे भी बताया गया है। 18वीं सदी से ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बर्बिये ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आए इन प्रतीकों को समझने का कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। छरों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छर को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक, अपनी पूंछ मुंह में लिया सांप। सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। लाल फ्रीजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। और नीला सफ़ेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ये जैनों वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। विधि पट, कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। आइए क्रियाकलाप में करते हैं कुछ। एक क्रियाकलाप, बॉक्स में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। दूसरा, ले बॉर्बिया के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जो चित्र 8 में है में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या करें। तीसरा, 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों की घोषणा पत्र स्रोत गौ के अनुच्छेद 1 एवं 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं? क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है? इसे करना है। चौथा प्रश्न है, 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज में कौन से समूह लाभान्वित होते हुए किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता था? मरा ने भविष्य के बारे में कौन सा पूर्वानुमान स्रोत खो में है लगाए थे? फ्रांस, जो कि 5वां क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों एवं पादरियों ने कैसे प्रतिक्रिया दी होगी, इसे हमें देखना है। आइए तीसरे पे आते हैं। फ्रांस में राजतंत्र का अवमूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। यद्यपि लुई 16 ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, परंतु प्रसा के राजा ने उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों
स्वयं सेवा सेना ने भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्शेले भी थे। यह गीत पहली बार मार्शलस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसीलिए इस गाने का नाम मार्शेले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयों झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपने कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिनका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के काम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस यानी कि घुटना पहनने वाली कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। चित्र 9 में आप देख सकते हैं 100 कुलांत बिना ब्रीचेस वाले दंपति। नए शब्द कॉन्वेंट, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। चित्र 10 में आप देख सकते हैं नानिन वाले लिबर्टी स्वतंत्रता। यह किसी महिला कलाकार द्वारा रचित दुर्लभ चित्रों में से एक है। क्रांतिकारी घटनाक्रम के बाद महिलाओं के लिए यह संभव हो गया कि वे स्थापित चित्रकारों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और हर 2 साल में लगाने वाले सेलॉन नामक नुमाइश में अपने चित्रों को प्रदर्शित कर सके। यह तस्वीर स्वतंत्रता का नाड़ी स्वरूप है, अर्थात नाड़ी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। क्रियाकलाप करने के लिए कहा गया है। क्रियाकलाप में आपको करना है, इस चित्र को ध्यान से देखें और उन वस्तुओं की सूची बनाएं जिन्हें अपने राजनीतिक प्रतीकों के रूप में बॉक्स 1 में देखे हैं। लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, छरों का बच्छीदार गट्ठर अधिकारों का घोषणा पत्र और पिरामिड समानता का प्रतीक है, जैसे अक्सर एक त्रिभुज के रूप में दिखाया जाता था। इन प्रतीकों की सहायता से इस चित्र की व्याख्या करें। स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति, इस महिला मूर्ति के बारे में आपके क्या विचार हैं, इन पर आप लिखिए। इसीलिए जैकोबिनों को 100 कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले।
स्वकुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने के लिए अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिये के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखे। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, को मतदान करने का अधिकार दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया गया। जैसे कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप के मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ। नए शब्द देशद्रोह का, अपने देश या सरकार को विश्वासघात करना। 3.1 आतंक का राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक काल का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर के नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। रोबेस्पियर ने उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता को गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकते हुए वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कार द गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गौसत एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाने का सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी एवं बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मनस्म्यूर यानी कि महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयन नागरिक एवं सितोयीन नागरिका के नाम से संबोधित किए जाने लगा। चर्चों के बाद यह कर दिया गया, माफ कीजिएगा, चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके
अगले ही दिन उसे गैलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उससे पहले आइए देखते हैं स्रोत गुहा में क्या है। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी क्या है। दो परस्पर विरोधी का विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने का अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। यह सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख, शांति, विवेक एवं समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों को सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति को उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए फांसी के तथ्य तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रॉबेस्पियर के कन्वेंशन में भाषण दिया जो लॉ मॉनिटर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषा का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणाम तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर तुरंता और अन्याय न्याय है जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र का स्थापक का अधिकार है। आगे क्रियाकलाप में कह रहा है डेसमोलिन्स और रोबेस्पियर के विचारों की तुलना करें। राजशक्ति के प्रयोग से दोनों का क्या तात्पर्य है? निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई से रोबेस्पियर का क्या मतलब है और डेसमोलिन्स स्वतंत्रता को कैसे देखते हैं? एक बार फिर स्रोत गुहा में देखें। व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में संविधान में कौन से प्रावधान थे? इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करें। आपको इस प्रश्न को करना है अपने कक्षा में और इस पे विचार पहले कर लें और सही से समझ लें। आप एक ही इस चित्र को देख सकते हैं। चित्र 11 में है, क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। उसने एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडल अस्थाई सामग्री का बना था जिसे अब चाहे तोड़ा जा सकता था। आप यहाँ देख सकते हैं। इसी चित्र के बारे में ये बात कर रहे हैं। यही है क्लासिकी मंडप जिसे अब तोड़ा जा सकता है। ऐसे इनके विचार थे कुछ मन में। आप इसे समझें, पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषद से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक स्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप
में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में सिर्फ न फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। एक फिर क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप में हमें कहने के लिए कर रहा है, यहाँ चित्रित जनसमूह, उनकी वेशभूषा, भूमिका एवं क्रियाकलाप का वर्णन करें। इस चित्र को क्रांतिकारी उत्सव की कैसी छवि बनती है, इसे हमें करना है। 4, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? आइए देखते हैं इसके बारे में। आप चित्र 12 में देख सकते हैं, ये वर्षा की ओर कूच करती पेरिस की औरतें हैं। यह चित्र 5 अक्टूबर 1789 की घटनाओं के कई चित्रों में से एक है। इन दिन महिलाओं पेरिस के वसराय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। महिलाएं यहाँ से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट के अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा वेश्यावयिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। माफ कीजिएगा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखभाल आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने में के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। क्रियाकलाप है, चित्र 12 के अंकित औरतें उनके क्रियाओं, उनके हाव भाव एवं उनके हाथ की वस्तुओं का विवरण दें। गौर से देखें कि क्या वे सभी एक ही सामाजिक वर्ग की लगती है। चित्रकार ने इस आकृति के किन प्रतीकों को शामिल किया है, इन प्रतीकों के क्या मायने हैं। क्या महिलाओं को देखकर लगता है कि वे सार्वजनिक रूप से वही कर रही हैं जिनकी उसने उम्मीद की जाती है थी। आप क्या सोचते हैं, चित्रकार महिलाओं के साथ हैं या उनके विरोध में खड़े हैं? कक्षा में अपनी राय पर विचार विमर्श कीजिए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं को मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनकी हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दिया गया और मर्द औरतें दोनों को ही
इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं को संघर्ष जारी रखना पड़ा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। स्रोत 4 क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूज 1748 से 1793 का है इसका जीवन काल। ओलंप दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किए, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्य के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप दे गूज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उस पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। स्रोत 6 ओलंप दे गूज की घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ मूलभूत अधिकार थी। 1 औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों के पुरुष के समान है। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिला के निजगृह अधिकारों को संरक्षित करना है। यह अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और सबसे बढ़कर शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है, जो पुरुषों एवं महिलाओं के संग सिवाय कुछ भी नहीं है। 4 कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों को या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। यह सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिक अपनी योग्यता एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के हर तरह से के सम्मान व सार्वजनिक पद के हकदार हैं। 5 कोई भी महिला अपवाद नहीं है। वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार एवं नजरबंद की जा सकती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। तो यह थी ओलंप दे गूज की घोषणा पत्र में उल्लेखित कुछ मूलभूत अधिकार जो महिलाओं द्वारा की गई थी। क्रियाकलाप है यहाँ ओलंप दे गूज द्वारा किए गए घोषणा पत्र स्रोत 6 तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र स्रोत 2 की तुलना करें। स्रोत जौ उससे पहले चित्र 13 बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं आप यहां देख सकते हैं। स्रोत जौ सन 1793 में जैकोबिन राजनीतिज्ञ सोमेत ने इन अधिकारों पर महिलाओं क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया। क्या प्रकृति ने घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है?
क्या प्रकृति ने बच्चों को दूध पिलाने के लिए हमें स्तन दिए हैं? नहीं, प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य या तुम्हारा साम्राज्य है। पुरुष बनो, शिकार, कृषि, राजनीतिक कर्तव्य, यह तुम्हारा साम्राज्य है। प्रकृति ने महिला से कहा, स्त्री बनो, गृहस्थी के काम, मातृत्व के सुखद दायित्व, यह तुम्हारे कार्य हैं। पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज्ज है। क्या जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा हो नहीं चुका है? ये हमारे स्रोत जौ के से थे। क्रियाकलाप में यहाँ कल्पना करें कि आप चित्र 13 को कोई महिला हैं और सोवियत स्रोत जौ के तर्कों का जवाब दें। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये, बड़ा ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं इंटरेस्टिंग ये जो हमारा अध्याय है हिस्ट्री का है, इसे जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आइए आगे जानते हैं आगे क्या है। 5वां, दास प्रथा का अवमूल्यन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन की क्रांतिकारी सामाजिक सुधारकों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलॉप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यवहार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नंते जैसे बंदरगाह फूलते फलते दास व्यवहार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस एवं दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली ने लंबे बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यवहार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के तय भी नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। चित्र 14 दास मुक्ति। सन 1794 में इस चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है, गुलामों की मुक्ति एवं फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। नए शब्द निग्रो का मतलब अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द हैं जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। छठा है
6. क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीतिक लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उसके द्वारा पढ़े जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बस्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की संपत्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक जो राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निष्क्रिय अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम फलस्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उस सभी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दर्शकों के पांडित्यपूर्ण लेखन और समझने और उससे जुड़ने का लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। इसीलिए वह जो यहाँ नाटक के कार्यक्रम के जरिए, संगीत के कार्यक्रम के जरिए, जुलूसों के जरिए वहाँ सभी जो अनपढ़ थे उनको भी बताया जाता था कि अखबार में क्या है, क्या छपे हैं, किन बातों पर यहाँ पे चर्चा चल रही है। क्रियाकलाप। इस चित्र का अपने शब्दों का वर्णन करें। चित्रकार ने लोभ, समानता, न्याय, राज्य द्वारा चर्च की संपत्ति का अधिग्रहण आदि विचारों को संप्रेषित करने के लिए किस प्रतीकों का सहारा लिया है? आप इस प्रतीक को देख सकते हैं और इन्हीं में से हमें उत्तर ढूंढना है। चित्र 15 में आप देखिए, देशभक्त कसरती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जा सकता था। अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया 1790 का यह चित्र न्याय के विचारों को व्यवहार में बदलना चाहता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं यहाँ। चित्र 16 में है, मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बोयली रचित चित्र। इस अध्याय में मरा के बारे में आपको क्या याद है? उसके इर्द गिर्द मौजूदा दृश्य का वर्णन कीजिए तथा उनकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। किसी सैलून में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोगों पर यह पेंटिंग की क्या प्रतिक्रिया होती होगी? आप इस चित्र में देख करके बताएं। सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए। उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा का कानून बनाए और 10 मलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले
उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। चित्र 17 में आप देख सकते हैं यहाँ अल्पस पार करता नेपोलियन डेविड द्वारा बनाया गया ये चित्र है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांतिकारी की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। यह विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ समानता व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों की संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। बॉक्स 2 में आप देखिए राजा राममोहन के बारे में कहा गया है। राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वाले में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धारा दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि इस दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केपटाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाया जाए। सुशोभन सरकार नोटिस ऑन द बंगाल सेनेंसा 1946। यहाँ एक क्रियाकलाप है, देखते हैं क्रियाकलाप में क्या प्रश्न है। इस अध्याय में आपने जिन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है उनमें से किसी एक के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। उस व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी लिखें। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसे अखबारों का जन्म हुआ जिनमें हर दिन और हर हफ्ते की घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता था। किसी एक घटना के बारे में जानकारियाँ और तस्वीरें इकट्ठा करें या अखबार के लिखे एक लेख लिखें। आप चाहें तो मिराबियो, ओलंप द गुज या रॉबेस्पियर के साथ काल्पनिक साक्षात्कार भी कर सकते हैं। 2 या 3 का समूह बना लें और हर समूह फ्रांसीसी क्रांति पर एक दीवार पत्रिका बनाकर बोर्ड पर लटकाएं। आइए कुछ प्रश्न को करते हैं। प्रश्न को पहले आपको करना है, फिर बाद में इस प्रश्न को आप जो है उत्तर सही करके जो बहुत सारे ऐसे हमारे एनसीईआरटी के ऐप हैं वहाँ से भी आप ले सकते हैं। प्रश्न 1 है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की परिस्थितियों में हुई। तो किन परिस्थितियों में जो फ्रांस की क्रांति है वो शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला। कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। क्रांति के नतीजों को समाज के लिए समूहों को निराशा हुई होगी। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। तीसरा प्रश्न है ये। चौथा प्रश्न, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनकी उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। 5वां प्रश्न, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे। नेपोलियन के 6ठा प्रश्न, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो ये जो हमारे 6 प्रश्न मात्र हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, जो हमें इस अध्याय में पढ़ने को मिला। और ये हमारा जो अध्याय है इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे समझ नहीं पाते हैं। इसे समझना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने इसे ऑडियो में जो है जारी किया, ताकि आपको एनसीईआरटी को जो है पढ़ने में आसान बना दे। और जब इसे पढ़ेंगे आप और तब इसे सुनकर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे इसमें बेनिफिट्स और जो इनके फ़ायदे हैं आपको मिलेंगे। और आपके बोर्ड्स में हम और जो आपकी हमारी जनरल कंपटीशन और यूपीएससी और बीपीएससी जो भी हमारे बोर्ड्स के हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं कि ये ऑडियो आपको हेल्प कर रही होगी आपकी पढ़ाई में। और तब तक के लिए
आप इसे सुने, पढ़ें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।